राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसका जो लास्ट टॉपिक था ना वो रह गया था। वो जो उसका लास्ट टॉपिक था वो क्या था? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? ये टॉपिक रह गया था। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू कन्वे अ स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कल ही मैंने नाइट पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरा ये था कि मैं उन स्टूडेंट से वन ऑन वन बेसिस पे बात करना चाहती हूँ जो कि जून के अटेम्प्ट में सक्सेस से चूक गए। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी मेरे से वन ऑन वन बेसिस पे बात करना चाहता है तो उस वीडियो को जाके देखें। मात्र 7 मिनट्स का वीडियो है, राइट? उस वीडियो में अगर नहीं भी देखना है आपको वीडियो तो मैं बता रही हूँ मैंने, ठीक है? अगर नहीं भी देखना तो बताइए, 7 मिनट्स का वीडियो है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करिए। आपको अपनी जो समस्याएं वो आप मुझे बता सकते हैं, राइट? आप पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, राइट? आप से मैं वन ऑन वन बेसिस से बात करूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, आपके साथ एग्जाम में क्या हो गया ऐसा, या आप कहाँ चूक गए, ठीक है, उस पर आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, राइट? दैट्स टोटली फ्री। आप अपने बात हम मेरे साथ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वन ऑन वन बेसिस पे। और मैं ये वन ऑन वन बेसिस पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक सिंगल स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं कर सकती। तो हर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस गेन कर सकता है, राइट? तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप आइए। और मैं आज इस वीडियो के लिंक में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी। वहां सिर्फ चैनल का लेंगे या मैं अपना पर्सनल भी लिंक दे दूंगी ताकि आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट? तो इस डिस्कशन को, इस बात को यहीं तक रखते हैं और अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी क्वालिटी आपके लिए मायने रखती है या नहीं रखती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में कपड़े खरीदने भी गए हो, क्या गए हो, और मार्केट में कपड़े खरीदने भी गए हो, तो वो कपड़े की क्वालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कपड़े की क्वालिटी कैसे है, कपड़ा सॉफ्ट है, कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, क्या है, तो उसकी क्वालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कपड़े की क्वालिटी को चेक करते हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी टीचर से पढ़ने जा रहे हो तो आप तब भी उसकी क्वालिटीज को चेक करते हो कि उसके पास नॉलेज कितनी है, उसको कितने साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उस टीचर का नेचर कैसा है। ऐसा तो नहीं है खड़ूस की एक सवाल पूछा नहीं कि वो भड़क के बिल्कुल मतलब ज्वालामुखी हो जाता है, मतलब उस टीचर का नेचर कैसा है। ठीक, आप बहुत सारी चीजें उस टीचर्स के बारे में भी देखते हो, जानते, तब जाके आप किसी टीचर्स से पढ़ना चालू करते हो, है ना? तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज की। इन द सेम वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 4 क्वालिटीज हैं, 4 क्वालिटीज हैं, और वो 4 क्वालिटीज कौन सी हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। इसका थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगी, अगर आप इन चारों वर्ड की मीनिंग क्रक्स में समझ गए तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो, राइट? अब सबसे पहला जो आता है वो आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ही होता है आसानी से समझ आ सके, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, शशि थरूर का नाम सुना है ना आप सबने, है ना? बहुत अच्छी इंग्लिश है बंदे की, गजब, है ना? मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, शशि थरूर की इंग्लिश बहुत अच्छी है। एंड आप सबको भी बेसिक इंग्लिश आती है, जैसे मुझे बेसिक इंग्लिश आती है, आप सबको भी बेसिक इंग्लिश आती है, राइट? आती है। हमें जिस लेवल की बेसिक इंग्लिश आती है, क्या उस लेवल की बेसिक इंग्लिश पे हमें वो शशि थरूर जो इंग्लिश बोलता है वो समझ आती है? नहीं आती। मुझे तो खैर नहीं आती, बाकियों का नहीं पता। देखो, अंडरस्टैंडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर यूजर्स के पास बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना, अगर यूजर के पास बेसिक नॉलेज है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि यूजर्स उसको आसानी से समझ सके। क्या कर सके? आसानी से समझ सके। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बनानी चाहिए कि उसको आसानी से समझा जा सके,
ऐसा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं बना देना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके जिसके पास सारी डीप नॉलेज है चीजों की। ठीक है, कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके, राइट। और इसके लिए ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ये अज्यूम करता है, क्या अज्यूम करता है? ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अज्यूम करता है कि जो यूजर्स हैं, यूजर्स के पास क्या है? यूजर्स हैव बेसिक नॉलेज। यूजर्स के पास क्या है? बेसिक नॉलेज है। अब आप पूछोगे बेसिक नॉलेज किस चीज की है? बेसिक नॉलेज है अकाउंट्स की, ठीक है ना। किसकी है? अकाउंट्स की। बेसिक नॉलेज है बिजनेस की। बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि यूजर उसे आसानी से समझ सके। इसलिए आप ये मत करिए कि कोई कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि यूजर्स के डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज जो कि यूजर का डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो ना करें और रीजन दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इजी वे में बनानी चाहिए, इसलिए मैंने इन कॉम्प्लेक्स चीजों को स्टेटमेंट में नहीं डाला। ये गलत है, ठीक है। आइए बुक में देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? An essential quality of the information provided, an essential quality of information provided in financial statement is that it must be readily understandable by users। यानी कि यूजर से क्या हो सके? आसानी से समझा जा सके। For this purpose, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि जो यूजर्स है उसके पास रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और अकाउंटिंग की। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि उसके पास बेसिक नॉलेज है बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की और अकाउंटिंग की। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि इंफॉर्मेशन को क्या पढ़ेगा? रीजनेबल डिलीजेंस के साथ पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, हवा में नहीं पढ़ेगा कि ऐसे ही पढ़ लिया हो गया। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, आगे लिखा भी है, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लेक्स मैटर दैट शुड बी इंक्लूडेड, लिखा भी ना, कॉम्प्लेक्स मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि इंक्लूड होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि क्यों इंक्लूड हो जाए? बिकॉज ऑफ इट्स रेलिवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस है, वो रेलिवेंट है, जरूरी है। क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स रेलिवेंस टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, because of its relevance to the economic decision making, needs of user should not be excluded। उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, साफ लिखा है should not be excluded merely on the ground that it may be too difficult for certain users to understand, क्योंकि कुछ यूजर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इस ग्राउंड पे आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है, और यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है रेलिवेंस, यानी कि आवश्यक इंफॉर्मेशन कह लो या मतलब कि अरे बोरा गया है ये भी। क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? मतलब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब की इंफॉर्मेशन मतलब
मतलब कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ये जरूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है ना? आप बोलोगे कि जरूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है। मेरे को एक बात बताओ, आप सभी मेरे को एक बात बताओ, आपके सीए फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है मैथ्स, है ना? और सभी को कहीं ना कहीं मैथ्स से डर भी लगता होगा, क्योंकि भाई हम कॉमर्स इसीलिए लेते हैं ना कि हमें मैथ्स ना पढ़ना पड़ जाए, राइट? इसीलिए लेते हैं। अब भाई सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अच्छे मार्क्स के साथ पास भी करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि उस कॉमर्स में, मतलब उस मैथ्स में एक सब्जेक्ट आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, राइट? आता है ना चैप्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और वो चैप्टर टफ भी लगता होगा कि भाई क्या है, क्यों है, बनाई क्यों है, रेलिवेंस क्या है, बहुत सारी चीजें, राइट? अब है तो आपके लिए एक तो रेलिवेंट है वो डिफरेंशिएशन पढ़ना, ठीक? आपके पास जो है वो बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन ही आपके मैथ्स में कवर है। अब कोई टीचर, मैं या कोई भी टीचर, वो ये कहे कि नहीं, मैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैं जिस लेवल पे पढ़ाऊंगा, इतनी नॉलेज दूंगा कि वो ओरली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगे, जैसे कि कोई मैथ का स्टूडेंट करने लगता है जब उसके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल आता है, ठीक है? तो वो ओरली क्या करता है, ओरली उस सवाल को सॉल्व कर देता है। क्या करता है? ओरली उस सवाल को सॉल्व कर देता है। भाई मैथ का स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना? मैथ का स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मैथ के स्टूडेंट ने उतने डीपली उसको पढ़ा होता है, इसलिए मैथ के स्टूडेंट्स के लिए उसको करना आसान होता है, ठीक है? लेकिन क्या वो आपके लिए है? नहीं, क्या वो आपके लिए है आवश्यक कि आप उस लेवल पे, है ना, आप उस लेवल पे उसको समझ सके, ठीक है ना? आपके लिए, हाँ, आपके लिए जरूरी है कि आप उस लेवल पे डिफरेंशिएशन को समझें, क्योंकि आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तब तक डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं है आपको पूरे कोर्स में, है ना? कोई आवश्यक नहीं, वो आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है ना। उसी तरह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन? रेलिवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो मन किया डाल दिया, ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन डाल दी लेकिन उसका कोई बैकएंड पे प्रूफ ही नहीं है, सेल्स डली है, सेल्स बिल नहीं है, परचेज डले हैं, परचेज बिल नहीं है ना? तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलिवेंट होनी चाहिए, वही यहाँ बोल रहा है। ठीक है, to be useful information must be relevant to the decision making needs of users। इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हैज क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस when it influence economic decision of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming or correcting their past evaluation। ठीक है, इंफॉर्मेशन को हम रेलिवेंट कब बोलेंगे? जब इंफॉर्मेशन में इतनी ताकत हो कि वो यूजर्स के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सके। क्या कर सके? यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सके। यूजर्स उसके बेसिस पे पास्ट को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इवेल्युएट कर सके, ठीक है? उसने पास्ट डेटा में जो डिसीजंस लिया था वो सही थे गलत थे उसको इवेल्युएट कर सके, इतना उस इंफॉर्मेशन में पावर होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, राइट? इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक दो वर्ड लिखे हैं, प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कैसी होना चाहिए? प्रिडिक्टिव होनी चाहिए और कंफर्मेटरी होनी चाहिए। मतलब ये बच्चों कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर किसी यूजर्स के हाथ में जाती है, वो चाहे मान लो आपके केस में बैंक है, ठीक है, हमारे एग्जांपल में बैंक है। अब बैंक के पास गए थे लोन लेने, अब आपसे बैंक के पास जब लोन लेने गए तो बैंक आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, कहेगा। क्यों मांगेगा? भाई वो क्या करना चाहता है? उस बेसिस से प्रिडिक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो प्रिडिक्ट करना चाहता है कि अगले 5 इयर्स में
अगले 5 इयर्स में क्या आप बैंक का लोन लौटा पाओगे, बैंक को उसका लोन रिपे कर पाओगे? वो कैसे करेगा ये प्रिडिक्शन? प्रिडिक्टिव किस बेसिस पे करेगा? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करेगा जो कि रेलिवेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे करेगा। इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेलिवेंट होना इंपॉर्टेंट है। अब कंफर्मेटरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंफर्मेटरी का मतलब होता है ठीक है आपके पास्ट 1 साल 2 साल 3 साल के बैलेंस शीट देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, बैंक ने आपको लोन दिया, उससे उस प्रायर 3 ईयर के बैलेंस शीट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये कंक्लूड किया था कि अगले 5 साल तक आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, देखो ठीक है, ये बैंक ने कंक्लूड किया था, प्रायर 3 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंक्लूड किया कि अगले 5 साल तक बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये एक बात बताओ, ये जो 5 साल का पीरियड है, क्या इस पीरियड में, ये जो 5 साल का पीरियड है, क्या यहाँ कहीं बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखेगा बैंक आपकी? ये देखने के लिए कि जो प्रेडिक्शन उसने की थी वो सही थी या नहीं थी, कहीं गलत प्रेडिक्शन नहीं कर ली थी, इसको कंफर्म करने के लिए वो इस 5 साल के पीरियड में भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा? चेक करेगा। तो प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, ये इसका मतलब है, आगे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, राइट? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि द प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड, कमेंट, ठीक है ना, या एक्सप्लेन। तो ये हो गया रेलेवेंस। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए जिसपे भरोसा किया जा सके। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसपे भरोसा किया जा सके, भरोसा किया जा सके। एक बात बताओ, आप सबके कजन्स होंगे, आप सबके फ्रेंड्स होंगे, राइट? लेकिन आप उसमें से कुछ ही कजन्स को अपने सीक्रेट बताते हो, कुछ ही फ्रेंड्स को अपने सीक्रेट बताते हो, राइट? सबको तो नहीं बताते। वो भी छोड़ दो, घर में भी अगर आपके 2 या 3 भाई बहन है तो 2 या 3 भाई बहन में आप किसी एक को ही अपने सारे सीक्रेट्स बताते हो। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि वो सीक्रेट्स जाके आपके मम्मी या पापा तक नहीं पहुंचेंगे। सबको नहीं बताते ना सीक्रेट्स, भरोसा। हर इंसान रिलायबल नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबल होना जरूरी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल कब कहा जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल तब कहा जाएगा जब ये फ्री हो। कब कहा जाएगा? जब ये फ्री हो, फ्री फ्रॉम एरर, इसमें गलतियां ना हो, फ्री फ्रॉम एरर हो, एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। इन दोनों चीजों से अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे रिलायबल, राइट? अब आप रिलायबिलिटी को कैसे चेक करोगे? रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है उसके बैकग्राउंड सपोर्ट से, ठीक है ना? अब आप कहोगे बैकग्राउंड सपोर्ट्स क्या होता है? बैकग्राउंड एविडेंस, ठीक है ना, बैकग्राउंड एविडेंस। जैसे कि आपके बिजनेस के जितने भी बिल हो गए, सेल्स के बिल, परचेज के बिल, एक्सपेंसेस के बिल, या जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलायबल। आके पढ़ें क्या होता है, क्या लिखा है, देखो। इंफॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी रिलायबल, मतलब भरोसे वाली होनी चाहिए, हम भरोसा कर सकें। इंफॉर्मेशन हैज क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी। अब होती है क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, जब ये फ्री होते हैं मटेरियल एरर से, और साथ ही साथ बायस से। बायस का मतलब क्या है कि अकाउंटेंट है या जो भी व्यक्ति है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसने इस सोच के साथ या इस चाहत के साथ या इस इंटेंशन के साथ नहीं बनाया कि ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, या पर्टिकुलर एक स्टेक होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल। कई बार बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, उन्हें बैंक से लोन चाहिए होता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देते ताकि बैंक से लोन मिल सके। यहाँ पे बायसनेस है ना, तो वो बायस ना हो और जिसपे यूजर्स डिपेंड कर सकें, क्या कर सकें, एंड कैन बी डिपेंडेंट अपॉन बाय द यूजर्स to represent faithfully that which it purpose to represent or could reasonably expected to represent। समझ में आ गया? क्या हो, हम रिलायबल तब कहेंगे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर हो, एंड बायस हो, यूजर उस पर डिपेंड कर सके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेथफुली रिप्रेजेंट करे जो ईदर
पर्पस टू रिप्रेजेंट, जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, ईदर टू पर्पस टू रिप्रेजेंट, जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, और कुड रीजनेबली, और ये या फिर ये जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकती हो, ठीक है। कई बार क्या है, इंफॉर्मेशन आपकी रेलिवेंट हो सकती है ना, क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन आपकी रेलिवेंट हो सकती है, यूजर्स के डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट सो अनरिलायबल, ठीक है। ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन में बी रेलिवेंट बट सो अनरिलायबल इन नेचर और रिप्रेजेंटेशन दैट इट्स रिकॉग्निशन में बी पोटेंशियली मिसलीडिंग, कि उसका रिकॉग्निशन क्या हो, पोटेंशियली मिसलीड कर दे, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है, साथ ही साथ अनरिलायबल। एग्जांपल, आपकी कंपनी पे केस कर दिया गया, केस चल रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी पे केस कर दिया गया, केस चल रहा है, अब आप केस जीतोगे या केस हारोगे ये हाईली अनसर्टेन है, ठीक है, आप केस जीतोगे या केस हारोगे ये हाईली अनसर्टेन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऊपर जो केस चल रहा है, मान लो अगर आप केस हारते हो तो आपके पास 100 करोड़ का फाइन आ जाएगा, उस बिजनेस हाउस के ऊपर क्या आ जाएगा, उस बिजनेस हाउस के ऊपर 100 करोड़ का फाइन आ जाएगा, बिजनेस तो केस हार गया। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर्स के पर्पस से, लेकिन आप इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दोगे तो आपका पूरा पूरा जो बैलेंस शीट की ये है पिक्चर बदल जाएगी, राइट। अगर हो क्योंकि अभी मटेरियलाइज नहीं हुई है ना चीजें, आपको नहीं पता आप हारोगे या जीतोगे, ठीक है। वही एग्जांपल, इफ वैलिडिटी एंड अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर लीगल एक्शन अगेंस्ट एंटरप्राइज आर हाईली अनसर्टेन, बहुत अनसर्टेन है, इट मे बी इनएप्रोप्रिएट फॉर एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ द क्लेम, ये बहुत गलत है, मतलब इनएप्रोप्रिएट है, गलत है, क्योंकि अमाउंट अनसर्टेन है कितना होगा, बट हैवी अमाउंट होगा, हैवी अमाउंट होगा बैलेंस शीट, although it may be appropriate to disclose the amount and circumstances of the claim, लेकिन ये जरूरी है, ऐसे केसेस में क्या होता है, इसको कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह तो कर दिया जाता है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि रेलिवेंट है बट अनरिलायबल है, ठीक है। चलिए लास्ट आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अरे यार कंपेयर करने को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, इतना ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं कि हिंदी वर्ड ही नहीं आता। तुलना करना, कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तुलना लिखूं या कंपेयर लिखूं, कंपेयर ही लिख देती, तुलना लिख देती हूँ, चलो सबका हिंदी ना, तुलनात्मक, मेरी हिंदी देख रहे हो, चलो बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए, यानी कंपेयर किया जा सके, क्या किया जा सके, कंपेयर किया जा सके परफॉर्मेंस को, क्या किया जा सके, कंपेयर किया जा सके परफॉर्मेंस को, ऐसी बैलेंस शीट आपकी होनी चाहिए, राइट। कंपेरेबिलिटी ये कहती है। अब बात आती है कंपेरेबिलिटी की। कंपेरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी दो तरीके से होती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस को ना हमेशा दो तरीके से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, दो तरीकों से कंपेयर किया जाता है। वो दो तरीके क्या हैं, वो दो तरीके हैं, एक होता है इंट्रा कंपैरिजन और एक होता है इंटर कंपैरिजन, ठीक है। इंटर कंपैरिजन क्या, इंट्रा कंपैरिजन क्या होता है, खुद से कंपेयर करना, खुद से कंपेयर करना, और ये क्या होता है, पीयर कंपनी से कंपेयर करना, ठीक है। अब बात आता है इंट्रा, खुद से कंपेयर करना। जब आप खुद से कंपेयर करते हो, जब आप खुद से कंपेयर करते हो ना, तो डिफरेंट टाइम पीरियड में करते हो, डिफरेंट टाइम पीरियड में करते हो, क्या होता है, ये डिफरेंट टाइम पीरियड का कंपैरिजन होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है, और ये सेम टाइम पीरियड का होता है। अरे भाई खुद से कंपैरिजन कैसे करोगे, डिफरेंट टाइम पीरियड पे ही तो करोगे, 2023 की परफॉर्मेंस को 2024 से कंपेयर करोगे, अगर खुद की परफॉर्मेंस को कर रहे हो,
ठीक है। और अगर दूसरे से करो तो 2024 की परफॉर्मेंस को 2024 की परफॉर्मेंस से ही तो कंपेयर करोगे ना। अगर टाटा को अपनी परफॉर्मेंस रिलायंस से कंपेयर करनी होगी तो दोनों की बैलेंस शीट आप किसकी लोगे, 2024 की। अगर टाटा को अपनी ही परफॉर्मेंस को चेक करना है तो 2023 की परफॉर्मेंस को 2024 की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा। अब बात आती है कंपेरेबिलिटी कब होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी तभी आती है स्टूडेंट्स जब हम उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाते हैं। क्या करते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाते हैं, यानी कि हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को ओवर द ईयर फॉलो करते रहते हैं। इस कंपेरेबिलिटी से हमें फायदा क्या मिलता है, इस कंपेरेबिलिटी से फायदा ये मिलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रेंड क्या है हमें पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रेंड क्या हमें पता चलता है कि भाई पता चला लगातार 3 साल से कंपनी प्रॉफिट बढ़ाते आ रही है, प्रॉफिट बनाते आ रही है, अब कंपनी लास्ट 3 साल से लॉस में है, कैश की पोजीशन का क्या ट्रेंड है ये हमें पता चलता है। और ये कंपेरेबिलिटी की स्टडी हमें बिजनेस को या उस कंपनी को स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में ज्यादा अच्छे से मदद करती है। आगे क्या लिखा है जिसको पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। यूजर्स मस्ट बी एबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज through time in order to identify trends in financial position, performance and cash flow of the users। यहाँ पे जो कंपैरिजन की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, ये इंट्रा कंपैरिजन है, यानी खुद से काम करना, लिखा भी है ना थ्रू टाइम, ठीक है ना। यूजर्स मस्ट आल्सो बी एबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट एंटरप्राइज, लिखा भी है, डिफरेंट एंटरप्राइजेस के साथ कंपेयर कर सको इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट देयर फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। मतलब टाटा और रिलायंस ने आपस में परफॉर्मेंस कंपेयर करी और देखा कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, कौन ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा है आपकी इंटर की, इंटर कंपैरिजन। हेंस मेजरमेंट डिस्प्ले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसलिए क्या होना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट एन एंटरप्राइज एंड ओवर टाइम फॉर दैट एंटरप्राइज। इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, ठीक है, समझ में आ गया कंपेरेबिलिटी क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है कंप्लायंस विथ accounting standards including the disclosures of the accounting policy used by enterprise helps to achieve comparability। ठीक है, comparability को कंफ्यूज मत करिए यूनिफॉर्मिटी के साथ, and should not be allowed to become impediment to the introduction of the input accounting standard। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कंपेरेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं कह सकते कि हमेशा एक ही जैसे चलना है ना, ऐसा नहीं ना। हम कंपेरेबिलिटी को कहते हैं हमें कंसिस्टेंट होना है इतने ही में कि हमें जरूरत है तभी अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज ना करें, ये नहीं होता, राइट। तो आपने आपको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके अलावा आपके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। मटेरियलिटी हम ऊपर पढ़ के आ गए, जो ऊपर लिखा है वही सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो जैसा है उसको ईमानदारी के साथ बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक। ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो। मैं अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं, चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। स्टूडेंट्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स यही होता है कि हम लॉस को तो अकाउंट फॉर करेंगे, प्रॉफिट को नहीं करेंगे जब तक वो मटेरियलाइज ना हो जाए। फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, हर चीज को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुली डिस्क्लोज करना है ताकि यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ना हो, राइट। हाँ चलिए अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज पे। जैसा कि मैंने कहा था आज हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे।
अरे भाई चार्जिंग पे नहीं लगा ये, वेट अ मिनट। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। तो ज्यादा भूख लगती है तो सिस्टम भी ढंग से काम नहीं करता। क्या है पहला, ट्रू एंड फॉल्स। द कॉन्सेप्ट, पहला है क्या कह रहा है, पहला कह रहा है द कॉन्सेप्ट हेल्प इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ ओनर्स। क्या है, कीपिंग बिजनेस अफेयर्स free from influence of personal affair of the owner is known as matching concept। बताओ, क्या बिजनेस के अफेयर को ओनर के पर्सनल अफेयर से दूर रखना, पर्सनल अफेयर्स के इन्फ्लुएंस से दूर रखना मैचिंग कॉन्सेप्ट है? पहली बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बात करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बात करता है रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए ना, तो यार रेवेन्यू ना एक्सपेंस। पहली चीज ये क्या है, ये फॉल्स हो गई। अब बात आ रहा है कि बिजनेस अफेयर को अगर पर्सनल अफेयर से बिजनेस के दूर रखना है, ओनर के पर्सनल अफेयर से दूर रखना है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट करता है बात, ये बात करता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बात करता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला फॉल्स है, तो मैं फॉल्स नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट क्रॉस कर दूंगी, राइट। Entity concept means enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner। बताओ, एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि एंटरप्राइज जो है वो लाइबल है ओनर के, ओनर को लाइबल है ओनर को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, एंटरप्राइज इज लाइबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, इट्स ट्रू और फॉल्स? सोच के बताओ, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, ट्रू है ना। मैंने आपको जब स्टार्टिंग बताया था तो मैंने बताया था ये अगर बिजनेस है ना, और ये उसका ओनर है, ठीक है ना, ये ओनर है, ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या होता है, कैपिटल, राइट। और ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। अगर बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी है, दैट मीन्स वो जो एंटिटी है वो लाइबल है ओनर के प्रति, राइट। समझ में आ गया। अक्रूवल मीन्स रिकॉग्निशन as money is received or paid, not of revenue or cost as they are earned or incurred। गलत है भाई, अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो अकरेंस पे बेस्ड है ना कि रिसीव ऑफ मनी और कैश पे बेस्ड है। अगेन इट इज फॉल्स। एग्जाम में ट्रू और फॉल्स से रीजंस जरूर लिखकर आइएगा, अगर रीजंस आप नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात जान लीजिए। चलिए, the conservative concept states that no change should be counted unless it has materialized। ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी चेंज काउंट नहीं करना चाहिए अनलेस वो मटेरियलाइज ना हो जाए। ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, नहीं, ये कहता है रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म तो सिर्फ इतना कहता है कि भाई आप प्रोबेबल लॉसेस को अकाउंट फॉर करोगे, प्रोबेबल प्रॉफिट को
नहीं और करना है या नहीं करना है ये बात करता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगेन ये करता है, ठीक है। चलिए, concept of consistency implies non-flexibility as not to allow introduction of improved method of accounting। क्या consistency imply करती है non-flexibility को? नहीं करती। कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप 3 कंडीशन में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तब जब आप जो नई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे वो आपको बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करेगी बिजनेस की, बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस की, आप चेंज कर सकते हो। कंपनीज के द्वारा रिक्वायर्ड है, लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, आप चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ है, आप चेंज कर सकते हो। वो इन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, वो इंप्रूव्ड मेथड अकाउंटिंग को अलाउ करती है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। Materiality depends only upon the amount of the item and not upon the size of the business, nature and level of information and level of the person making the decision। Materiality सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ आइटम पे डिपेंड करती है, ना कि बिजनेस की साइज पे, ना ही लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पे, यही ना ही नेचर पे। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि एक 6000 करोड़ का बिजनेस है रिलायंस ग्रुप जैसा, कोई रिलायंस ग्रुप बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका टर्नओवर है 6000 करोड़, उसमें एक 6000 का डेप्रिसिएशन है। कैलकुलेटर खरीदा, उस पर आपका डेप्रिसिएशन मान लो 6000 का आ रहा है, तब उसको डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज ना करने की बजाय आप उसको कर दो पूरा एक्सपेंस ऑफ कर। उसी का बिजनेस है जिसका मंथ ईयरली टर्नओवर 2.5 लाख का है और वहां पे 6000 का डेप्रिसिएशन है। वो जो 6000 का डेप्रिसिएशन है वो किसके लिए मटेरियल था? 2.5 लाख वाले के लिए या 6000 करोड़ वाले के लिए? 2.5 लाख वाले के लिए। तो वो साइज ऑफ बिजनेस भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ओनली अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। राइट, चलिए। Accrual basis of accounting is the method of recording transaction by which revenue, cost, assets, liability are reflected in the accounts in the period in which actual receipts or actual payments are made। भाई सीधी सी बात है, अक्रूवल का एक्चुअल रिसीप्ट्स और एक्चुअल पेमेंट से दुश्मनी है। अक्रूवल की एक्चुअल रिसीप्ट्स एक्चुअल पेमेंट से दुश्मनी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, चलो चेक करें। हमारे लिए एक ही स्टेटमेंट ट्रू हुआ था ना, एक ही स्टेटमेंट ट्रू हुआ था ना भाई, कौन सा था? सारे ही गलत थे, मैं तो ये भी भूल गई। एक तो मेरे सिस्टम ना मुझे परेशान कर देता है। हाँ, सेकंड वाला बस ट्रू था, बाकी सारे पॉजिटिव। चेक करें। देखो सेकंड वाला ट्रू है और बाकी सारे फॉल्स है। एक काम करती हूँ मैं ना, ट्रू फॉल्स की स्निप मल्टीपल चॉइस की स्निप ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे मैं नीचे आके देखूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और आप भी परेशान होंगे। ठीक है ना? हाँ, ओके, चलिए अब हम करते हैं MCQ। राइट, ताकि हमें आंसर मिलाने में हो आसानी, इसलिए मैंने इसको ले लिया है यहीं पर। अरे भाई, चलो ऊपर चलते हैं। रानी क्या ही कॉपी हो रखा है। चलो आ गया ना? हाँ आ गया। राइट, चलो अब करें ट्रू फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स तो हो गए, अब क्या करना है? हमें करना है MCQ। क्या कहता है हमारा MCQ? पहला, all the following item are classified as fundamental accounting assumptions except
ये कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं तो नीचे लिखे गए हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, एक को छोड़कर। कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड बिजनेस एंटिटी, all the following items are classified as fundamental accounting assumption except business entity। एक्चुअल में देखा जाए तो कंसिस्टेंसी भी आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption नहीं है, राइट। बिजनेस एंटिटी आपका कोई भी अकाउंटिंग assumption नहीं है, राइट। चलिए, टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो प्राइमरी सस्टेनेबिलिटी एंड मटेरियलिटी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी हाँ है। न्यूट्रलिटी नहीं है, प्राइमरी नहीं। तो कौन सा? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। चार होती है ना प्राइमरी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी, ठीक है। अगला है Kanika Enterprise follow written down value method of depreciating machinery year after year। कनिका एंटरप्राइज है वो WDP मेथड यूज करती है मशीनरी को डेप्रिशिएट करने के लिए। कैसे करती है? ईयर आफ्टर ईयर, यानी रेगुलरली वो WDP मेथड करते आ रही है। क्यों? कंपेरेबिलिटी के कारण, कन्वीनियंस के कारण या कंसिस्टेंसी के कारण? कंसिस्टेंसी के कारण। किसके कारण? कंसिस्टेंसी के। हमें एक ही तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। A purchased a car for 5 lakh, ठीक है, making down payment 1 lakh, signing 4 lakh bills payable due in 60 days as a result of this transaction। बताओ क्या होगा? A ने कार परचेज करी, है राइट, कितने की? 5 लाख की तो कार आ गई। नहीं, असेट्स में भी दो चीजें ना, इसको हटाते हैं भाई। ठीक है, 1 लाख डाउन पेमेंट कर दी और साइन किए 4 लाख के जो भी बिल। एज ए टोटल असेट इंक्रीज बाय 5 लाख। क्या टोटल असेट 5 लाख से बढ़ेगी? क्या टोटल लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ेगी? टोटल असेट इंक्रीज बाय 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज 4 लाख। असेट्स जो हैं आपकी वो 4 लाख से बढ़ेंगे और लायबिलिटीज आपकी 4 लाख से बढ़ेगी। क्या कहती है जनता? क्या कहती है जनता? बताओ। देखो, असेट्स में दो पार्ट बना लो, असेट में दो हिस्से बनाओ, ठीक है। असेट्स में दो बनाओगे, एक बनाओ मशीनरी का, ठीक, एक बना लो कैश का। इधर इक्विटी प्लस लाइन। अब देखो, मशीनरी 5 लाख की आएगी, ठीक, और कैश 1 लाख से जाएगा, इक्विटी की तो बात ही नहीं की गई। और साथ में हमने एक नोट पेपर साइन किया, तो लायबिलिटी कितने की आ जाएगी? 4 लाख की लायबिलिटी आ जाएगी। अगर इसका नेट इम्पैक्ट करोगे तो कितना आएगा? करो, इसका नेट इम्पैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 4 लाख का ही आएगा ना। 5 लाख की मशीनरी है, 1 लाख चले गए, 4 लाख की नेट इम्पैक्ट आएगा। तो क्या है? टोटल असेट इंक्रीज बाय 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी 4 लाख। टोटल असेट इंक्रीज करेंगे 4 लाख से और साथ ही साथ लायबिलिटी इंक्रीज करेगी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? मेरा एग्जांपल समझा दिया, सॉल्व करके इम्पैक्ट दिखाया मैंने। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन यार? नीचे फेंक दे, बस मुझे इस बात का डर है। क्या है? मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख एंड सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 18 लाख, ठीक है। Net expense amounting 5 lakh during the year 2020. He counted net profit rupees 3,50,000. Which of the accounting concept was followed by him?
मोहन ने 15 लाख के गुड्स खरीदे थे। कितने के गुड्स खरीदे थे बच्चों? 15 लाख के। मोहन ने कितने के गुड्स खरीदे थे? मोहन ने गुड्स खरीदे थे 15 लाख के। इसके 4/5 गुड्स उसने बेच दिए, यानी उस जितने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 से काटोगे ये 3 बार जाएगा, 3 चौके, यानी उसने 12 लाख के गुड्स को बेच दिए। ठीक है, 12 लाख के गुड्स को कितने पे बेचा? 18 लाख पे, और साथ ही साथ एक्सपेंस मेड किए 2.5 लाख के, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? कॉस्ट जितने हुए और ये 2.5 लाख, इसको आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 14,50,000। ठीक, अब इसको 18 लाख में से माइनस कर दो। अच्छा, सेल्स कितनी? 18 लाख। इसमें से 14,50,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो 14,50,000 माइनस करोगे तो बचेगा 3,50,000। अब आप बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया? एंटिटी कॉन्सेप्ट, पेरियोडिसिटी या मैचिंग? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्यों? उसने जितने की सेल करी है ना, 4/5 की सेल करी और 4/5 की कॉस्ट को उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त लिया। इसने इन दोनों को क्या कराया? मैच कराया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या फॉलो किया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलो, अब बिजनेसमैन परचेस्ड गुड्स फॉर ₹25। बिजनेसमैन ने गुड्स परचेस किए 25 लाख के, सोल्ड कर दिया 80%, यानी कि 20 लाख के गुड्स उसने बेच दिए। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड एंडेड 31 मार्च 22। मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, जो मार्केट वैल्यू है रिमेनिंग गुड्स की वो 4 लाख है। ही वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, उसने इन्वेंट्री को वैल्यू किया कॉस्ट पे। ही वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, उसने कौन से कॉन्सेप्ट का वायलेट किया? अच्छा एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन गुड्स कितने का खरीद के लाया था? 25 लाख का खरीद के लाया था। 80% के गुड्स बेच दिए, यानी 20% बचे। तो जो उसके पास गुड्स बचे उसकी कॉस्ट क्या थी बच्चों? उसके पास जो गुड्स बचे उसकी कॉस्ट थी 25 लाख का 20%। जब इसका 20% करोगे तो मैं बता दूं ये आएगा 5 लाख रुपए। क्या आएगा? 5 लाख रुपए। ठीक है, और उसकी एनआरवी क्या थी, यानी मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी? उसकी मार्केट वैल्यू थी 4 लाख रुपए। और इन्वेंट्री को हमेशा किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी रिकॉर्ड कितने पे होनी थी? एनआरवी पे, और उसने किस पे रिकॉर्ड कर दिया? कॉस्ट पे। यानी कि जो प्रॉफिट एक्चुअली में हुआ ही नहीं है उसने वो प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे उसने वॉयलेट कर दिया कंजर्वेटिज्म का प्रॉफिट, क्योंकि कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको प्रोबेबल प्रॉफिट को बुक नहीं करना है, प्रोबेबल लॉस को बुक करना है। अब आप कहोगे यहाँ प्रोबेबल प्रॉफिट कैसे होता है? तो देखो यहाँ प्रोबेबल प्रॉफिट कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक बात बताओ मुझे, ये एक पीएनएल है और एक ये पीएनएल है, राइट? यहाँ की परचेज आपकी मान लो 10 लाख है। ठीक, यहाँ पे आपकी सेल जो है 15 लाख है। यहाँ पे भी आपकी 10 लाख की परचेज है, 15 लाख की सेल है। अब मैं कह रही हूं यहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टॉक लिया है 5 लाख, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिया है आपने 4 लाख। प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, 15 और 5 20, 20 में से 10 गए, तो यहाँ आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, वो मिलेगा कितने का? 10 लाख का, राइट? और जब यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो 9 लाख का। यानी जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, राइट? अब इसने जब क्लोजिंग स्टॉक को हाई वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, यानी कि 5 लाख रुपीस पे रिकॉर्ड किया, तो इसने इनडायरेक्टली 1 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया और कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैपिटल ब्राउट इन बाय प्रोप्राइटर इज, बिजनेस में कैपिटल आया तो क्या होगा? इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखो जब कैपिटल बिजनेस में आता है ना, जब बिजनेस में कैपिटल आता है तो लायबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि कैपिटल खुद में लायबिलिटी, और जब साथ ही साथ कैश या बैंक ये आपका बढ़ता है, ठीक है ना, तो आपका असेट भी बढ़ता है। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल आता है तो क्या होता है? बिजनेस में जब भी कैपिटल आता है बच्चों तो असेट्स भी बढ़ती है और लायबिलिटी भी बढ़ती है। अगला क्या है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद which of the basic accounting concept? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी की लाइफ टाइम है वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो
किस बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे प्रोवाइड करेगी? कंजर्वेटिज्म, मैचिंग, अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटिंग प्रोवाइड क्या कर रहा है यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है, ये ध्यान दो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाओगे वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते बनाओगे? अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते बनाओगे। तो यहाँ आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। A concept that business enterprise will not be liquidated in a near future। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा? गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? खुल जा भाई खुल जा। Assets are held in business for the resale, conversion into asset, cash and earning revenue। इसके ऊपर कोई कहानी तो नहीं दी है ना? अरे 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 रुक जा, जा भाई रुक जा। क्वेश्चंस रह गए क्या? नहीं नहीं, ये तो हो तो गए। हो गए। देखो यहाँ पे ना क्लासिफाई नहीं किया गया है आपको कि वो असेट्स करंट असेट्स है या नॉन करंट असेट्स है। ये क्लासिफिकेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस। क्यों रखा जाता है असेट्स को? रीसेल के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, या अर्निंग रेवेन्यू के लिए। तो आप क्या मानोगे? यहाँ जो असेट्स की बात हो रही है ये आपसे बात कर रहे हैं नॉन करंट असेट्स की। हमेशा यही मानना। क्या बात कर रहा है? नॉन करंट असेट्स की। तो आप क्या मानोगे? अर्निंग रेवेन्यू के लिए रखा गया। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच कैश इज कलेक्टेड, सेल्स इज मेड और प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। आपको सामान बेचकर रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। वो आप क्या किस पीरियड में रियलाइज होगा? जब आप कैश को कलेक्ट करोगे, या जब आप सेल करोगे, या जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तब तो रेवेन्यू रियलाइज ही नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही हट गया। कैश कलेक्ट करने पे रेवेन्यू रियलाइज करेंगे तो हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि जब हम सेल करेंगे तभी हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। The concept of conservatism when applied to the balance sheet is result in understatement of assets, overstatement of assets and overstatement of capital। अगर आप कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बैलेंस शीट में तो आप असेट को अंडरस्टेट कर रहे हो, असेट को ओवरस्टेट कर रहे हो, या कैपिटल को ओवरस्टेट कर रहे हो? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। और कितने क्वेश्चन बचे हैं? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। हाँ कहाँ गया? अपने दिमाग में सोच पा रहे हो? क्या करते हो गए आप? अंडरस्टेट एसेट करते हो कि ओवरस्टेट करते हो एसेट, या ओवरस्टेट कैपिटल करते हो? मैं बताऊं? अंडरस्टेटमेंट ऑफ असेट्स करते हो। एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूं। आप कैपिटल जब करते हो, क्लोजिंग कैपिटल जब निकालते हो, आपको याद होगा 12th में आपने निकाला होगा, तो आप क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल, ठीक, प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता था तो प्लस करते थे, ठीक है। और आप ये जानते हो असेट इक्वल इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो असेट भी बढ़ेगी, अगर लाइबिलिटी घटेगी तो असेट भी घटेगा, जानते हो ना। लेकिन कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको प्रोबेबल प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको बुक क्या करना है? आपको बुक करना है लॉस। जब आप इसकी जगह प्रॉफिट की जगह लॉस को बुक करोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल गिरेगा। जब कैपिटल आपका गिरेगा तो ऑटोमेटिकली असेट्स भी गिरेगा। असेट्स का क्या हो जाएगा? अंडरस्टेटमेंट। यानी कि कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट में असेट का भी अंडरस्टेटमेंट होता है और लायबिलिटी का भी अंडरस्टेटमेंट होता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है वो गिर गया, कम हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा। भैया ट्रेड पेबल को जब पे करोगे तो कैश तो बढ़ ही नहीं सकता। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या डिक्रीज इन असेट्स, क्या होगा? बैंक ओडी का बैलेंस
डिक्रीज हो जाएगा या असेट डिक्रीज होगा? जब आप ट्रेड पेबल को पे करोगे तो असेट्स डिक्रीज होंगे, कैश तो बढ़ेगा ही नहीं। बैंक ओडी का बैलेंस डिक्रीज होगा ही नहीं भाई, बैंक ओडी का बैलेंस तब होगा जब आप बैंक ओडी में पैसा भरोगे, तब होगा। अगर आप पे करोगे तो बैंक ओडी का पैसा बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड पेबल को पे करने पे आपके असेट्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। देखिए आंसर यही है कि नहीं है? यही है ना, फोर्थ का सी, असेट डिक्रीज होंगे, राइट। चलो, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। भाई आपको अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस डिटरमाइन करना है, किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्टिविटी पे, मटेरियलिटी पे या मैचिंग कॉन्सेप्ट पे? ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि हमें एक्सपेंस को हमेशा मैच कराना होता है रेवेन्यू से। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस। हम जो एंटरप्राइज की इकोनॉमिक लाइफ है उसको छोटे छोटे इसमें बांटते हैं ताकि उसे परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। ये पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जब पढ़ाया था तब समझाया था, याद करो। इफ एन इंडिविजुअल असेट इंक्रीज देयर विल बी करस्पॉन्डिंग। अगर एक इंडिविजुअल असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट क्या होगा? इंक्रीज ऑफ अनदर असेट और इंक्रीज ऑफ कैपिटल, डिक्रीज ऑफ अनदर असेट्स और इंक्रीज ऑफ कैपिटल, डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी और डिक्रीज ऑफ कैपिटल, या तीन ही ऑप्शन है, बताओ भाई क्या होगा? आप का क्या हुआ है? इंडिविजुअल असेट इंक्रीज हुआ है, मान के चलो आपकी कैश इंक्रीज हो, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो बीच में ना ये और है, एक बात का ध्यान रखना ना, एंड समझ के मत कर लेना, क्योंकि मैं अभी दिमाग में एंड ही आ गया था मेरे, इसलिए मेरे से सोचा एक और ऑप्शन होगा, मैं देखने चली गई। ये और है, अगर एक असेट बढ़ रही है तो हो सकता है दूसरी असेट भी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगी। देखो अगर कैश बढ़ रहा है, ठीक है ना, मैं एक बात बताऊं, कैश बढ़ रहा है तो दूसरी असेट्स नहीं बढ़ सकती। मैं एक बताऊं, एक असेट बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट दो होगा, ठीक है ना। अगर एक असेट बढ़ेगी तो दूसरी असेट घटेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी, राइट। अगर एक असेट बढ़ेगी तो दूसरी असेट घटेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी, यही है। तो डिक्रीज ऑफ अनदर असेट्स और इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लाइबिलिटी और डिक्रीज ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता, दोनों चीजें डिक्रीज नहीं होंगी, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो कैपिटल भी डिक्रीज हो, और है ना, दोनों डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि अगर असेट बढ़ रही है, ठीक है ना, अगर एसेट बढ़ रही है तो इसमें से एक चीज का इंक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि आपको वो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करना है। देखिए आंसर थर्ड का, हाँ थर्ड के फर्स्ट का बी, मैं कंफ्यूज हो गई यार, देखो थर्ड के फर्स्ट का बी, ठीक है, याद रखना। नहीं ऐसे क्वेश्चन अगर डिफिकल्टी हो ना एग्जाम में, नहीं दिमाग चल रहा हो, तो आप ये सोचना ये एसेट है, ठीक है, ये इक्विटी। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, कभी भी एग्जाम में ना सवाल आ जाए और नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे सॉल्व होगा, यहाँ कर लेती हूँ यार, इस पे ना पेन प्रॉब्लम। एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए और बिल्कुल समझ में ना आए, तो आपको ये तो पता है ना, असेट इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटी। आप एक काम करना, कहना असेट 100 है, इक्विटी 50 है, लायबिलिटी 50 है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेना, ठीक है। अगर मुझे ये बना है, मैं मानता हूँ 20 का कैश आया, ठीक है, मेरे मानता हूँ कि मेरे पास 20 का कैश आया। अब 20 का कैश आया तो एक ही चीज में बैलेंस हो सकता है कि यार यहाँ से कोई एक असेट या तो कम हो जाए, या 20 का कैश आ जाए और कोई 20 की चीज असेट साइड से चली जाए, तो ये बैलेंस रहेगा 50 + 50 का। या दूसरा कंडीशन में तब ये बैलेंस रहेगा कि 20 का असेट यहाँ पे आया है और साथ ही साथ 50 + 50 यहाँ पे भी 20 का या तो लाइबिलिटी आ जाए या इक्विटी आ जाए, तब इक्वेशन बैलेंस होगी। और कोई तरीका तो है ही नहीं ना बैलेंस करने का, है ना। ये एक छोटी सी इक्वेशन लेके ना, हाइपोथेटिकल फिगर देख के अपने दिमाग में फिगर चलाना समझ आ जाएगा, राइट। चल अगला क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी आपने खरीदी कैश में, यानी आपके पास क्या हुआ, मशीनरी आई, कैश गया, तो डिक्रीज होगी टोटल असेट, इंक्रीज होगी, रिटेन द टोटल असेट अनचेंज। एक बात बताओ, आपने मशीनरी खरीदी और ये कैश है, ठीक है, आपके पास मान लो कोई मशीनरी नहीं थी,
कैश आपके पास 10 लाख का पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने 5 लाख खर्च किए और 5 लाख खर्च करके पहले भी आपकी टोटल असेट्स कितनी थी, 10 लाख की थी ना, मशीनरी प्लस कैश करके, क्योंकि मशीनरी इनिशियली आपकी जीरो थी। अब आपने क्या किया, 5 लाख रुपए खर्च किए और 5 लाख खर्च करके मशीनरी खरीद ली, खरीद ली ना, ठीक, यहाँ पे ये ब्रेकेट नहीं लगूंगा, ठीक, 5 लाख की मशीनरी खरीद ली। अब जब आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी बच्चों, तो ये कितने की हो गई, मशीनरी भी 5 लाख की हो गई। 5 लाख प्लस 5 लाख, अगेन कंडीशन क्या है, एसेट तो आपकी 10 लाख की है ना, तो ये क्या रहेगी, रिटेन टोटल असेट्स अनचेंज्ड। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड। ये डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो परचेज की थी 10 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख के, मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2022 को है 12 लाख की। While finalizing the annual accounts, if the company value machinery at 12 lakh, which of the following concept violated? देखो हमने देखा था, जब भी हमें मशीनरी या किसी चीज की वैल्यूएशन करनी होती थी तो हम क्या फॉलो करते थे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता था हमने उसको एक्वायर करने में जो भी खर्चा किया है हम उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्वायर करने में हमने खर्चा किया 10 लाख जो मशीनरी की कॉस्ट थी और प्लस 1 लाख इंस्टॉलेशन का, यानी कि दोनों को मिला के हमने कितना खर्चा किया था, हमने दोनों को मिला के खर्च किए थे 11 लाख रुपए, ठीक। अब मशीनरी को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 लाख पे, जो इसकी क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो हम किस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। फेलियर कट कहा गया है कि मशीनरीज वगैरह को, असेट्स वगैरह को हमें कॉस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करके रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ हमारे सारे एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स सब निपट गए। रुक जा भाई, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, नहीं मैं तो चल के रहूंगा, क्लियर, चल। एक बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी देख लें, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। क्या क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको शॉर्ट नोट लिखना है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन से हैं, 3 है, याद है आप लोगों को, 3 कौन कौन से पढ़े थे, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस एंड मटेरियल। एक बार देखें यही है, अब मैं भी कंफ्यूज हो गई आप लोगों को चक्कर में, पता है। सॉरी गलत बोल गई मैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग में 3 ही है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ठीक है। तो आपको पता है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कौन कौन से हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, राइट। तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, इसके बारे में एक एक लाइन लिख दोगे समझ आ जाएगा एग्जाम में भी। अगला कहता है, अगला क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने। अकाउंटिंग कन्वेंशन भी बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। डिस्टिंग्विश करना मनी मेजरमेंट एंड मेजिंग कॉन्सेप्ट, ये भी बताया हुआ है। गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जब भी एग्जाम में ब्रीफली एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप 4 ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करके आओगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी, राइट। तो इसके साथ कोई ज्यादा आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ अपने जो आंसर्स आप ड्राफ्ट करो ये ध्यान रखना कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें 100 से 150 वर्ड लिख सको, राइट, एटलीस्ट मेरा मानना है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपको मेरे हिसाब से आज ये सब करने में ना टाइमिंग काफी लग गया, ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट लगा है, गजब की बात है। अभी वीडियो कब से अटका पड़ा है भगवान जाने। ठीक है, तो आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था हम उसी के अकॉर्डिंग आगे चलने वाले हैं। आप मुझे बता दीजिए ऐसा क्या है, प्रयास करूंगी कल से ही मैं रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर दूं, और अगर कल नहीं हो पाएगा तो डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। और तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, प्लीज, थैंक यू।